नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की। आपको बता दें कि इस बैठक में सीएम योगी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में सीएम योगी ने निर्णय लिया कि खुर्जा, बुलंदशहर और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को मिलाकर एक नया प्राधिकरण बनाया जाएगा। जीआईसी आधारित महायोजना 2031 के प्रस्तुतिकरण का सीएम योगी ने अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए। बात करेंगे अगली खबर की। राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि ये सूत्रों के अनुसार यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले राहुल गांधी अपने पास रायबरेली की सीट रखेंगे, तो वही केरल की वायनाड सीट छोड़ेंगे। तो वही दूसरी ओर अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब वे वायनाड जाने से ही इच्छुक नहीं है। तो बता दें कि राहुल गांधी यदि 14 दिन के अंदर वायनाड या रायबरेली में से कोई भी एक सीट नहीं छोड़ते हैं तो फिर क्या होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राहुल गांधी को अपने सांसद सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या है पूरा ये नियम। क्या कहता है नियम? संवैधानिक नियम के मुताबिक अगर कोई विधायक लोकसभा या चुनाव लड़ता है और जीतता है, या फिर कोई उम्मीदवार 2 सीटों से चुनाव जीतता है, तो उसे चुनाव जीतने की तिथि के 14 दिन के भीतर एक सदन की सदस्यता छोड़नी होती है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 101 में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 68(1) में भी ये साफ तौर पर है कि इस बात का उल्लेख किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम जारी हुए करीबन 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अब तक इस बात का फैसला नहीं किया है कि वायनाड या रायबरेली में कौन सी सीट वो एक छोड़ेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी संसद की जो सदस्यता है वो चली जाएगी। अब बात करेंगे कि क्या करेंगे राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे राहुल गांधी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। साथ ही आपको बता दें कि वायनाड सीट छोड़ सकते हैं राहुल गांधी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि वायनाड सीट जो है वो राहुल गांधी छोड़ सकते हैं। वायनाड से प्रियंका गांधी बनाई जा सकती हैं उम्मीदवार। तो ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। बात करेंगे अगली खबर की। ग्रेस मार्क्स देने वाले 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए। बता दें कि अब इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। 23 जून को इस परीक्षा जो है वो दोबारा की जाएगी। आपको बता दें कि जो रिजल्ट है वो 30 जून तक आएगा। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम ग्रेस मार्क्स हटा रहे हैं। हालांकि नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की दोबारा परीक्षा लेने का फैसला तय कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई ये सवाल है कि जो छात्र परेशान थे वो अभी भी परेशान ही हैं। तो आपको बता दें कि ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद पर यह विवाद शुरू हो गया। दोबारा से परीक्षा की जाएगी और इस परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 30 जून तक आएगा। आपको बता दें कि 1563 छात्र ऐसे हैं जिनको ये परीक्षा दोबारा देनी होगी। एग्जाम तो ठीक से ही हुए थे। नीट ने कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, कुछ एग्जामिनेशन लेट होने के कारण से, या ठीक ढंग से टाइमिंग के लेकर, एग्जाम से टाइम को लेकर, इसलिए मूलतः एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि सभी बच्चों को इंसाफ मिलेगा और कहीं कोई पेपर लीक की खबर नहीं है। बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने कि कहीं पेपर लीक की कहीं खबर नहीं है। ये बिना बात के हवा उड़ाई जा रही कि पेपर लीक हो गया, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो ग्रेस मार्क वाला इशू है उसकी चिंता नीट कर रही है। द कांग्रेस पार्टी बिलीव्स दैट द बीजेपी गवर्नमेंट्स एटीट्यूड towards the ongoing demand
for an inquiry into the NEET exam is irresponsible and insensitive. We demand a Supreme Court monitored investigation into this entire scandal which has affected around 24 lakh students. नीट को लेके एक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की स्तर से आई है। नीट में इस बार 24 लाख बच्चे परीक्षा दिए थे। कट ऑफ डेट में लगभग 13 लाख विद्यार्थी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए। 4,500 सरीके सेंटर नीट एग्जामिनेशन के लिए देश भर में होती है। राजेश जी, आप थोड़ा क्वाइट रहिए। साढ़े 4,500 सेंटर देश भर में होती है। अनेक देशों में भी नीट की सेंटर होती है। खाड़ी के देशों में होती है, पड़ोस के देशों में होती है और 13 भाषा में एग्जामिनेशन होता है। दुर्भाग्य से इस बार नीट की 2 क्वेश्चन सेट्स होता है। गलती ना हो जाए इसीलिए चुनाव एग्जामिनेशन के दिन ही सूचित किया जाता है क्वेश्चन सेट ए या बी को यूज किया जाएगा, आइदर ऑफ द वन। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4,500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। उनके मन में आया कि भाई ये हमारी साथ थोड़ा अन्याय हुई है, हमारी टाइम लॉस हुई है, हमारे लिए कुछ सोचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है। इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है। ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है। क्लैट की स्टूडेंट्स की क्लैट के एग्जामिनेशन के माध्यम से एनटीए ने उसको अप्लाई किया। एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, उसमें से कुछ रिकमेंडेशन आई और उसको उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद देखा गया कि कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई। उनकी जो एवरेजिंग किया गया, उनको जो ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई। इसमें भी फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। पहले कुछ लोग कोर्ट पे गए थे कि हमारी टाइम लॉस हुई, कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो एनटीए को उसमें एक किस ग्रेस मार्किंग की प्रैक्टिस को अपनाना पड़ा, पद्धति को अपनाना पड़ा। फिर जब ग्रेस मार्किंग में कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, तब फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। उस बीच में एनटीए ने फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, एकेडमिक्स कमेटी बिठाई। उन्होंने कुछ सोच समझ किया और कोर्ट ने आज उस कमेटी के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा। वो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है उनको जो उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते, जो चाहेगा।
ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और शंका सामने आई थी वो आज समाप्त हो रही है। एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रोक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा, फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पार्ट्स। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारतीय सेना जवानों की भर्ती अग्निपथ स्कीम के जरिए करती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने अग्निवीर योजना के मुद्दे को जोर शोर के साथ जनता के बीच में उठाया। इतना ही नहीं, जब बीजेपी की सरकार बनी तो उनके सहयोगी दल ने भी अग्निपथ स्कीम में बदलाव की मांग की। तो वहीं जिस दिन स्कीम को लागू किया गया था तब से बात करें कि रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया था कि समय समय पर इसको रिवेन्यू किया जाएगा, अगर कोई भी परिवर्तन करना हो तो इसमें यह भी किया जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वह सारी जानकारी दे दी जो वह इस साल राष्ट्रीय राजधानी में पानी की बर्बादी को कम करने और कुशल जल वितरण के लिए कर रही है, और यह भी जानकारी दी है कि इस जल संकट के बीच में हमें क्या कदम उठा रहे हैं। दिल्ली पानी को वेस्ट होने से रोकने के लिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार ने डिटेल में वो कदम बताए जो हम पिछले 1 साल से ले रहे हैं और जो हम पिछले 1 महीने से इस पानी के क्राइसिस के दौरान ले रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने बताया कि जो पानी हरियाणा से आता है उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस पहले 30% हुआ करते थे, जो रॉ वाटर यमुना नदी, रवि और बियास से होते हुए वजीराबाद हैदरपुर आता था नदी के थ्रू और एक अनलाइंड दिल्ली सब ब्रांच के थ्रू, तो 30% ट्रांसमिशन लॉसेस हुआ करते थे। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ जो CLC है, करियर लाइंड चैनल को बनवाया और उस ट्रांसमिशन लॉस को 30% से घटाकर 5% कर दिया। जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम दिल्ली सरकार ने उठाया है लीकेज और वेस्टेज रोकने के लिए, पिछले 9 साल में 3,500 किलोमीटर लीक करती हुई
पानी की पाइपलाइंस को रिप्लेस किया गया है। ना सिर्फ इतना, 7,300 किलोमीटर पाइपलाइन डाली गई है, जो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिन इलाकों में पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंचती थी, वो मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की इलीगल टैपिंग कर करके पानी की चोरी किया करते थे। हमने 7,300 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाली है, जिससे अनऑथराइज कॉलोनीज में, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में अब एक डिग्निफाइड तरीके से पानी पहुंचता है। ना सिर्फ इतना, पूरी दिल्ली में पानी के फ्लो को मेजर करने के लिए एक बहुत बड़े स्तर पर 3,285 बल्क फ्लोमीटर्स। बात करेंगे अगली खबर की। झारखंड में एक बार फिर से चुनाव से पहले घमासान होने जा रहे हैं। बता दें कि आलमगीर आलम मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राज्य में इस बार फिर से सियासत तेज हो गई है। मंत्री पद को लेने के लिए कई विधायकों ने भाग्य आजमाइश कर रहे हैं, तो वहीं कल्पना सोरेन को पार्टी का एक कुनवा पद या मुख्यमंत्री पद देने के लिए मांग कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चूंकि उनका महागठबंधन का सरकार है, कांग्रेस, राजद, जेएमएम, और ये उनका निजी मामला है कि आंतरिक रूप में मंत्रिमंडल में कौन रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन जिस दिन से ये सरकार बनी है, अंतर्द्वंद और अंतर्कलह प्रारंभ से ही शुरू है। और कल से मैं देख रहा कई समाचार चैनलों में, प्रिंट मीडिया में, जो अखबारों में न्यूज आ रहा है, इरफान अंसारी की महत्वाकांक्षा और उनके अंदर का हिलोरे और तेजी से मार रहा है। इरफान अंसारी जी तो ऐसे भी बड़े ही कई बार कुछ ऐसा टीका टिप्पणी भी करते रहे हैं। उनकी व्यग्रता जो है मंत्रिमंडल में आने के लिए आज की नहीं है, लंबे समय से उनके अंदर उथल पुथल मचा हुआ है। क्या क्या बोल जाते हैं वो। गीतिका पांडे जी का नाम है, अब एक नया कल्पना सोरेन जी को भी मंत्रिमंडल में लाने के लिए कुछ लोग लॉबिंग कर रहे हैं। यह चिंताजनक है कि पुनः वह परिवार का जो कुनबा है पूरा का पूरा सरकार पर कब्जा करके और चलाना चाह रहा है, और इससे झारखंड की दुर्गति होगी। झारखंड को कोई ये दिशा नहीं दे पा रहे। आज झारखंड को ये सरकार को चाहिए था कुछ वैसा एक रोडमैप तैयार करता, जनता ने मौका दिया था, और ये सरकार के पास कोई विजन नहीं है। ये दुख का विषय है। यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, यहाँ की महिलाएं, सब के सब त्राही कर रही। बात करेंगे अगली खबर की। बिजली कनेक्शन के लिए अब जनता को अधिकारियों या कर्मचारियों की मिन्नतें या बिजली ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब यूपी बिजली बोर्ड के एक फैसले को जनता के कनेक्शन लगाने संबंधित सभी झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। शहर से लेकर गांव में मौजूदा बिजली उपभोक्ताओं को अब तय समय तक बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। अमरोहा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि वायरल वीडियो में रात के अंधेरे में जेसीबी से जिंदा गायों को दबाया जा रहा था। जब इस मामले की खबर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को लगी, तो हमीरपुर तहसील क्षेत्र में बनी काना गौशाला पर हंगामा किया गया और हमीरपुर एसडीएम भगत सिंह पर जिंदा गायों को दबाने का आरोप भी लगाया गया। साथ ही 20 से अधिक गायों की मौत का आरोप जो है वो उन पर लगाया गया। मामला यह है, अमरोहा जिले के अंदर हसनपुर नगर पालिका पड़ती है, कान्हा गौशाला नाम से है। वहाँ कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि यहाँ 8-10 गाय मरी हुई हैं। कार्यकर्ताओं का फोन हमारे जिले स्तर के कार्यकर्ताओं पर आए, उनका मेरे पास आया। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई देखो क्या प्रकरण है। जब कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं तो कार्यकर्ताओं को गौशाला के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है, और उन पर अनावश्यक रूप से धमकियां और टॉर्चर उनको किया जाता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए, नहीं तो आप चले जाओ यहाँ से, आप लोग मुकदमा दर्ज कराएंगे। कार्यकर्ता जैसे जैसे करके वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद जब उनको पता चलेगा कि वीडियो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बना ली है, फिर उसके बाद एक कार्यकर्ता हमारा अंदर बढ़ता है। वो मुझे अंदर से फोन करता है कि हेमंत भैया यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है, 10 से 15 गाय मरी हुई है। फिर हम लोग वहां पहुंचते हैं रात को लगभग 9 बजे। एसडीएम महोदय कुर्सी पर बाहर बैठे हुए हैं। हमने उनसे पूछा कितनी गायें हैं, बोले 3 गायें हैं। हमने मौके पर देखा तो 10 गायें तो मौके पर मृत पाई गई, और जो गड्ढा खोदकर जो गायें दफनाई जा रही थी 5 गायें उसमें,
उसमें 2 गायें जिंदा थी। जब 2 गायें जिंदा थी, हम लोगों ने उनसे पूछा कि 2 गायें ऐसा कैसे हैं। जब कार्यकर्ताओं ने उसमें एक गाय को निकालने का प्रयास किया तो एक गाय निकालते हुए उसने दम तोड़ दिया। दूसरी गाय को जब कार्यकर्ताओं ने उसके ऊपर पानी डाला तो जिंदा पाई गई। उसकी वीडियो हमारे पास सब कुछ है। मृत गायों को दफनाते समय इन लोगों ने असावधानी से एक गाय जीवित भी दफनाने की वो की, जिसको तत्काल देख करके हटाया गया और जो भी लोग दोषी हैं उसमें उन सब लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये कार्रवाई की जा रही, जो भी संबंधित है सब पे कार्रवाई की जा रही है। अभी कार्रवाई होने के बाद आपको गायों की संख्या 395 है और उसमें आप भी जाओगे 296 गायें इस समय ठीक पाई गई। इलाज गायों का हो रहा है। गायें वृद्ध है, उम्र उनकी 16 से 18 साल के उम्र की बीच की वो एनीमिक गायें थी, उनका इलाज किया जा रहा है। गायों का मामला यह है भाई साहब कि अभी ठीक 4 बजे के पास सभी जगह वीडियो वायरल हो गई थी 10 गायों की मृत्यु की, और इन्होंने जो है नगर जो पंचायत के अध्यक्ष है ना और ईओ, इन्होंने हमारे कार्यकर्ता को अंदर नहीं बढ़ने दिया। पुलिस प्रशासन और एसडीएम महोदय ने जिंदी गायें दफनाई है और हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सभी है। आज तो हम यहाँ अभी 20-25 लोगों का कार्यकर्ता हमारे, और अभी अगर जो इसका निस्तारण नहीं निकला, और सुनो इसमें जेसीबी चलाने वाला मुस्लिम समाज का आदमी है। इसमें जब हिंदू समाज की गाय है, हिंदू समाज का सब कुछ है, तो मुस्लिम समाज का यहाँ गाय दापेगा और उसे पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं। और ये सब जो लोग है ना, ये इतना घोटाला कर रहे हैं गौशालों में, इतना चंदा आ रहा है, वो जो अपना चारा आ रहा है, जिंदी गायों को दफनाई जा रही है, सूखा भूसा, तो जिंदी गायें जो दफनाई जा रही है। मैं कह रहा हूँ सूखा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बचेगा। हमें चाहे रात्रि लग जाए, चाहे 8 दिन लग जाए, हम इसका पूरा निस्तारण करके ही जाएंगे। बात करेंगे अगली खबर की। भारत के सुप्रसिद्ध मसालों के निर्माता में शुभम गोल्डी मसाले द्वारा अपने वितरक और विक्रेताओं का सम्मान समारोह का कार्यक्रम लखनऊ के होटल हॉलीलैंड के इनमें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न मनाया गया। बता दें कि कार्यक्रम का उद्घाटन कंपनी के प्रबंधक निर्देशक सुदीप गोयनका द्वारा गणेश पूजन और दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस दौरान सुदीप गोयनका ने कहा कि गोल्डी समूह के निर्देशकों, वितरकों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, बढ़िया क्वालिटी और वाजिब दाम के साथ बदलते मार्केटिंग परिवेश को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी, उत्पादन, विस्तार, मार्केटिंग और प्रचार में जो नए नए प्रयोग किए गए हैं, वही गोल्डी की सफलता के मूल मंत्र हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्पाइसेस के लिए आई थी और वास्को ड गामा भी पोर्चुगल से घूमते हुए मसाले के लिए ही इंडिया आया था। तो अगर स्पाइसेस इंडस्ट्री का इतना बड़ा महत्व है तो हमारी साथ, हमारी मिसाल और हमारा विश्वास अगली कई पीढ़ियों तक रहेगा और उसके माध्यम रहोगे आप। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।